हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ डीएलएड एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, जब तक आपका डीएलएड का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहो, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको। अगर बेसिकली साइंस, सोशल स्टडीज और हिंदी की तैयारी करना है तो बहुत ही अच्छे से आपको इस चैनल पे तैयारी कराई जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ विज्ञान का टॉप 40 प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, बस आपको मैं वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा। पहला सवाल है, 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था? तो 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं को ढूंढ लिया था। कितनी अवस्था को? 5 अवस्था को। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दो गो और अवस्था होता है। चौथा अवस्था है प्लाज्मा अवस्था और पांचवा अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था होती है पदार्थ की। अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट किसका मात्रक होता है, ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। कूलाम ये आवेश का एसआई मात्रक होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा? यानी कि जब हम एक गुब्बारे को हाइड्रोजन गैस से भर देंगे तो वो गुब्बारा क्या होगा? कुछ दूरी तक हवा में उठेगा और फिर हवा में तैरते रह जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को यदि हम हवा में छोड़ देंगे तो कुछ दूरी तक वो गुब्बारा ऊपर उठता है और वो हवा में तैरतेगा, यानी कि वो तैरने लगेगा। अगला सवाल है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है? राइबोसोम जो है, राइबोसोम में क्या होता है? शोषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या लिपिड संश्लेषण? तो याद रखिएगा, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है। अगर आप देखे होंगे तो जाड़े के दिनों में उतना वर्षा नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो वापसी मानसून। क्या कारण है? तो वापसी मानसून है। अगला सवाल है, परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है। तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते। किससे सूचित करते? जेड से। ए से द्रव्यमान संख्या को सूचित करते हैं और एन से न्यूट्रॉन की संख्या को सूचित करते हैं। अगला सवाल है, रासायनिक प्रतिक्रिया में AQ किसका प्रतीक, यानी कि AQ जो है ये क्या दर्शाता है? देखिए, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। AQ का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग करते हैं? तो देखिए, गहना बनाने में सोना का भी प्रयोग करते हैं, चांदी का भी, प्लेटिनम का। आप लोग देखे होंगे सोना चांदी का गहना होता है और प्लेटिनम का भी गहना होता है। प्लेटिनम जो होता है वो सोना चांदी से महंगा होता है, तो ये सभी का गहना होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था डार्विन ने। किसका लिखा गया है? डार्विन ने, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है ना, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और वो 7 रंगों को एक पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। यानी कि उसी पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर वर्णपट कहते हैं। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। अगला सवाल है, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, चाल और समय के ग्राफ से त्वरण ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात होता है?
चाल समय ग्राफ से त्वरण प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो 5 मानदंडों का व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया था। अगला सवाल है, वह कारक जो बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि ये 4 ऑप्शन में कौन सा एक कारक है जो बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए, प्रकाश की तीव्रता ये तो प्रभावित करता है, यानी कि जितना ज्यादा प्रकाश रहेगा उतना जल्दी यानी कि बाष्प बनेगा, ये प्रभावित करता है। वायु का वेग भी प्रभावित करता है, अगर हवा चलती है तो बाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावित करता है, लेकिन ऑक्सीजन ये बाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ऑक्सीजन नहीं करता है। अगला सवाल है, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल दिया हुआ है 340 मीटर प्रति सेकेंड और आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है 700 हर्ट्ज, तो हमसे पूछा है तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? देखिए, हम आपको ये बना के दिखाते हैं। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला, इसको लेमडा से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बटे आवृत्ति। चाल कितना दिया हुआ है? 340। चाल बटे आवृत्ति दिया हुआ है 1700। एक जीरो से एक जीरो को कटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 17 दूनी में 34, यानी कि ऊपर बच गया 2 और बटे में नीचे 10, तो हम इसको लिखेंगे 0.2। ये मीटर में आया, लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 0.2 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 0.2 गुना में 100। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता तो 0.2 मीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर में नहीं पूछा, सेंटीमीटर में पूछा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। तो मैं आशा करता हूं कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है। यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग हो क्या कहलाता है? यानी कि एक यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान है परंतु संरचना सूत्र अलग है, उसको समावयवी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? सवाल है, जैव विद्युत कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ये बताना है। तो जैव खाद बनाकर उसको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, जैव खाद बनाकर। अगला सवाल है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है ना, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना था क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, धारा का मान मापने में एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर पूछा जाए विभवांतर को मापने में तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आमीटर को ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, क्या है? कृत्रिम खाद जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केचुआ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो केचुआ का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कृमि खाद जिसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ये बनाने के लिए केचुआ का प्रयोग किया जाता है। आप लोग केचुआ को मिट्टी में देखे होंगे दबे दबे, यानी कि पतला सा होता है, वो उसी को कहते हैं केचुआ, जिसका प्रयोग किया जाता है कृमि खाद बनाने में। अब देखिए अगला सवाल,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मानव का उद्भव स्थान है? माने मानव का उद्भव स्थान कौन है? तो अफ्रीका है, याद रखिएगा, यह मानव का उद्भव स्थान है। अगला सवाल है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो क्या होगा? तो एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठा हुआ हो ना, तो पहले पारा स्तंभ की क्या होगा जी? तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी। एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगा? तो घटेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो जब हम मीटर को केजी, देखिए स्क्वायर तो सब में होना चाहिए, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, इसमें, माने ये सब मात्रक हो सकता है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं, तो मतलब ये वाला मात्रक त्वरण का नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है, कौन है इसमें से सही रासायनिक सूत्र? देखिए, सही रासायनिक सूत्र कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि NaSO4 ऐसे ना होता है, ये होता है Na2SO4, इसका सूत्र ऐसे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल 2, इसको लाइम जल भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे 2 होता है, तो ये सब गलत है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये वाला सूत्र सही है। अगला सवाल, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है? बताइएगा, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है? फसल चक्र, मिश्रित कृषि या खेती, कार्बनिक चक्र या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत ये सभी हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान होता है। तो सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड होता है। अगर हम इसको केवल जूल में देखेंगे ना, तो ये होता है 1361 जूल। खाली अगर जूल में पूछा जाए तो 1361 जूल, लेकिन किलो जूल प्रति सेकेंड तो 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है, r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो r त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन 0 होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन 0 होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? तो इसमें ऑप्शन में ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है रुबिडियम। कौन सा है? रुबिडियम। रुबिडियम के बाद होता है लिथियम, लिथियम के बाद होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील है रुबिडियम है। अगला सवाल है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पूछ रहा है कि आप H2SO4 मार देंगे। सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है। अगला सवाल, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है? हिस्टोन के बिना डीएनए पाया जाता है। अगला सवाल, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को तो टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, इसका अल्पतमांक क्या होगा? एक जो है मीटर का स्केल है जिसमें 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, तो इसका अल्पतमांक, तो देखिए 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 भाग है, मतलब क्या है कि 20 भाग को जब हम किए तो इसका मान है 2 एम्पियर। 20 भाग बराबर 2 एम्पियर, मतलब एक भाग में कितना एम्पियर होगा? एक भाग में जितना एम्पियर होगा वही तो उसका अल्पतमांक होगा, माने कम से कम मान होगा। तो 20 भाग को 2 एम्पियर में बांटे तो एक भाग में कितना एम्पियर? 2/20 एम्पियर, 2 दहिया में 10 हो जाएगा, मतलब 0.1 एम्पियर। एक भाग में 0.1 एम्पियर, यही हो जाएगा इसका अल्पतमांक। राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला सवाल, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है कि स्पेक्ट्रम जो है प्रिज्म से प्राप्त करते हैं। अगला सवाल, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना। चिपको आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना। वहां की जो महिला थी वो पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे और वनों को वो काटने से रोक लगाते थे। चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थ के बारे में पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला सवाल, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अधिक किया था अरस्तु ने। कौन किया था? अरस्तु ने। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति था अरस्तु, याद रखिएगा। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आप मेरे बात को ध्यान से सुनो, आपको याद ना करवा दूं तब आप बोलना मेरे से, बस आप ध्यान से सुनते जाओ। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो। तो कोशिका का आयतन कब बढ़ता है? यदि बाह्य विलयन हाइपोटोनिक हो। हाइपरटोनिक नहीं, हाइपोटोनिक। तो जब बाह्य विलयन हाइपोटोनिक होगा ना तब कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। हाइपोटोनिक होगा तो कोशिका का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। अगर नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। देखिए, बस आप लोग डाटा को याद रखिएगा। हमको धारा पूछा है ना तो फॉर्मूला ये वाला लगाइए ना। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर भी आई, P बराबर भी आई। हमसे पूछा है प्रवाहित धारा, धारा का मतलब I बराबर हो जाएगा P बटे में भी, क्योंकि भी गुना में इधर आ जाएगा भागा में, तो P बटे भी। P मतलब है शक्ति, पावर। बल्ब कितना वाट का है? 100 वाट का, तो P हो जाएगा 100 वाट बटे में वोल्ट। V माने होता है विभवांतर। कितना वोल्ट से जोड़ा गया? 225 वोल्ट के विद्युत मेन से, तो 225 वोल्ट। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो जब हम 25 से भागा देंगे 10 में ना तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पियर। भागा दे दीजिएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं? बताइएगा, कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं? एपीफाइलिक जड़ें, स्टिलट जड़ें, प्रोप जड़ें या न्यूमेटोफोरस? कौन सी जड़ें शोषण की जड़ें कहलाती है? तो न्यूमेटोफोरस जड़ें, ये शोषण जड़ें हैं। तो कौन सी जड़ें शोषण जड़ें हैं? न्यूमेटोफोरस जड़ें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण है? तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एगो पाया जाता है कार्बोक्सिलिक का समूह, कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों। फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये दोनों मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, याद रख लीजिएगा। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन डीएलएड एग्जाम के लिए साइंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सवाल। और आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास करिएगा। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।